जी, तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा ऑसिलेटर जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ कम होता जाए और आखिर में जाके रुक जाए, ऐसे ऑसिलेटर को हम कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इसकी रीज़न होती है कि उसकी एनर्जी ग्रेजुअली लॉस होती जाती है, जिसकी वजह से उसकी ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं और वो रुक जाता है। एन ऑसिलेटर हुज एम्पलीट्यूड, या आप इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इफ इस एनर्जी ज़ाया होने की क्या वजह होती है? इफ एन ऑसिलेटर मूव्स इन रेजिस्टिव मीडियम, it does work on medium and energy of vibration reduces। कि अगर ये कहीं पर फ्रिक्शन हो या रेजिस्टेंस हो या डैम्पिंग फोर्स हो तो उसकी वजह से इसको वर्क करना पड़ता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और उसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो ज़ाया होती जाती है और एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। तो इस फिगर में देखें, ये एक स्प्रिंग है, ऑसिलेटिंग सिस्टम है, ये मास अटैच है और ये नीचे कोई लिक्विड है, आप इसको पानी समझ लें, और ये इसका एक पैड इसके अंदर हमने रखा हुआ है। तो जब हम इस मास को ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, ये मास ऑसिलेट होगा, तो इसका ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन ये पानी के अंदर मूव होगा और पानी की फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लगेगी, जिसकी वजह से इसकी ऑसिलेशंस कम होती जाएंगी और ये रुक जाएगा। तो इसकी जो ऑसिलेटरी मोशन के दौरान इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से इसमें लॉस हो जाती है। तो चलें देखते हैं कि इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। इस पे एक फोर्स तो लग रही है जो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स है, जो हम पढ़ चुके हैं कि ये -kx के बराबर होती है, जिसकी वजह से इसमें ऑसिलेशन चलती रहती है। लेकिन इस दफ़ा ये तो पिछले हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में भी थी, लेकिन इसमें एक फोर्स एक्स्ट्रा भी है और वो है इसकी फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब है कि अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इस पर जो फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। जैसे आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ इक्वल डालकर माइनस पुट कर देंगे, इक्वल डालकर कांस्टेंट पुट कर देंगे b, जो इसका डैम्पिंग फैक्टर कहलाता है, और इसकी वैल्यू इस लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है या यहाँ जो भी फ्लूइड होगा उस पर डिपेंड करेगी। तो चलें अब उस तरफ चलते हैं। द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर एंड ऑलवेज अपोजेस द मोशन, सो F प्रोपोर्शनल टू -v, और यहाँ कांस्टेंट लगाया -bv और वेलोसिटी को हमने लिख दिया यहाँ टाइम डेरिवेटिव, where b is the damping constant. Total force which opposes the motion of harmonic oscillator is sum of restoring force, यानी इस पर टोटल जो लग रही हैं फोर्सेस वो दो हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक है रेजिस्टिव फोर्स, -b dx/dt। तो हम लिखेंगे कि टोटल फोर्स इक्वल होगी -kx -b dx/dt, और हम इस f की जगह पुट कर देंगे ma, लेकिन a की जगह हमने उस x डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं और m से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी a की जगह हमने लिखा था, यहाँ था b dx/dt, तो m से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन को, यहाँ जो m था तो अब इसके नीचे भी m आ जाएगा और इसके नीचे भी m आ जाएगा, ये kx है। तो ये जो इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हमें
सॉल्व करना पड़ेगा इस x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इसके सोल्यूशन में नहीं जाते, हम इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। हम लिखेंगे विच इज़ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू एक्स एम एक्सपोनेंट माइनस बी टी ओवर 2m कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये इसका सोल्यूशन है। तो इसमें ये जो b है ये वही डैम्पिंग फैक्टर है, m मास है, t टाइम है, और ओमेगा जो है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ऑसिलेशन जिससे हो रही है। और अब हम ज़रा इसके एम्पलीट्यूड को देख लेते हैं। आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो जो कॉस से पहले रकम होती है वो सारा एम्पलीट्यूड होता है। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था एक्स एम कॉस ओमेगा टी, तो उसमें एक्स एम एम्पलीट्यूड था। अब यहाँ पर एक्स एम के साथ ये एक्स्ट्रा फैक्टर भी आ गया है, तो इसका मतलब, और इसमें टी मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड को लिखने के लिए मैं इसका जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे, और ये हो जाएगा, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी ये इक्वेशन में ऊपर यहाँ दोबारा लिख दी, ये रकम जो है ना ये एम्पलीट्यूड होगी जो कॉस से पहले होगी। We see that amplitude of damped oscillator is given by amplitude equal है xm माइनस बीटा टी, या बीटा की जगह माइनस बी टी ओवर 2m पुट कर सकते हैं। ये दोनों हमने बीटा जो है वो b ओवर 2m को लिया हुआ है। अच्छा, अब चेक करना है कि स्टार्ट में कितना एम्पलीट्यूड होगा और बाद में कितना हो जाएगा। तो स्टार्ट में t इक्वल टू 0 पर अगर हम इसमें t 0 पुट कर दें तो ये रकम हो जाएगी e की पावर 0 हो जाएगी, और जो 1 के बराबर होता है तो आंसर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा xm। इसका मतलब स्टार्ट में एम्पलीट्यूड xm होगा, यानी मैक्सिमम, इट इज़ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट फर्स्ट ऑसिलेशन। द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एंड रिड्यूस टू 0 फॉर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब ज़्यादा देर गुजरेगी तो ये 0 हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें हम t की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी पावर आ जाएगी जो कि 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, और वो सारी अमाउंट 0 हो जाएगी। तो यहाँ तक आज हमने करना है इसको, ये है डैम्प्ड ऑसिलेटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एनर्जी भी फाइंड करेंगे।